Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और स्वागत है इस चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं NCERT कक्षा 7 भूगोल के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर, अध्याय 6, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जी हाँ। इस पर हम गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास स्रोत के तौर पर NCERT की किताब तो है ही, साथ में हम UPSC के पिछले सालों के कुछ सवाल मतलब PYQs और इस चैप्टर के सारे अभ्यास प्रश्नों को भी देखेंगे। और हमारा फोकस यही रहेगा कि हम सिर्फ NCERT और PYQs पर ही टिके रहें। कोशिश ये है कि कोई भी डिटेल मतलब किसी भी तरह की वनस्पति, उसकी खासियत, कौन सी प्रजाति कहाँ मिलती है, ये सब कवर हो। हाँ, क्योंकि मकसद साफ है ये समझना कि कैसे अलग-अलग वनस्पतियां जलवायु, खासकर तापमान और नमी से जुड़ी हैं और ये UPSC के पर्यावरण और जैव विविधता सिलेबस के लिए कितनी जरूरी बुनियाद है। एकदम सही। और हम ये भी देखेंगे कि वनों, घास के मैदानों के ठीक-ठीक नाम, खास प्रजातियां और टैगा जैसे जो शब्द है ना, उन पर खास ध्यान दें। प्रीलिम्स में ये बहुत काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ। तो सबसे पहले प्राकृतिक वनस्पति को मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है ना? बिल्कुल, 3 मुख्य श्रेणियां हैं: वन, फॉरेस्ट, घासस्थल, ग्रासलैंड्स और झाड़ियां, श्रब्स। और ये वर्गीकरण जो है वो मुख्य रूप से तापमान और नमी मतलब बारिश, इन पर निर्भर करता है। ठीक है, ये 3 श्रेणियां हो गईं। अब एक-एक करके इन पर विस्तार से बात करते हैं। हाँ, और साथ में ये भी देखते चलते हैं कि UPSC ने इनसे जुड़े सवाल कैसे पूछे हैं। बिल्कुल। तो वनों से शुरू करें। UPSC में तो अक्सर वनों के प्रकार, उनकी विशेषताओं पर सवाल आते हैं। हाँ, मुझे याद आ रहा है 2015 प्रीलिम्स का एक सवाल था। हाँ, वो सागौन वाला। हाँ, वही कि सागौन का पेड़ मुख्यतः किस प्रकार के भारतीय वनों में पाया जाता है। जी, और इसका जवाब था उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ नाम नहीं बल्कि पेड़ों की प्रजातियां और जलवायु का संबंध समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। तो इसी क्रम में सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की बात करते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? ये आपको मिलेंगे भूमध्य रेखा, इक्वेटर और उष्णकटिबंध, ट्रॉपिक्स के बिल्कुल पास वाले इलाकों में। यहाँ देखिए, गर्मी बहुत होती है और बारिश भी लगभग साल भर होती रहती है। मौसम गर्म और नम रहता है। इसीलिए सदाबहार, क्योंकि पत्ते नहीं झड़ते। बिल्कुल, ये पेड़ अपनी सारी पत्तियां एक साथ कभी नहीं गिराते, इसीलिए हमेशा हरे भरे दिखते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अच्छा, वर्षा वन भी? जी, क्योंकि बारिश बहुत होती है और ये इतने घने होते हैं ना कि ऊपर पेड़ों की एक मोटी छत सी बन जाती है, जिसे कैनोपी कहते हैं। सूरज की रोशनी दिन में भी मुश्किल से नीचे जमीन तक पहुंच पाती है। बाप रे, बहुत घने होते होंगे। और खास पेड़ कौन से हैं यहाँ के? यहाँ आपको रोजवुड, एबोनी, महोगनी जैसे कठोर लकड़ी वाले पेड़ मिलेंगे। और एक दिलचस्प बात बताता हूँ, ब्राजील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, वो इतने बड़े और महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं। अरे वाह, पृथ्वी के फेफड़े। और जीव जंतु? हाँ, जीव जंतु भी बहुत हैं। दुनिया का एक सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा, वो भी इन्हीं वर्षा वनों में पाया जाता है। जैव विविधता तो यहाँ कमाल की है। वाकई कमाल की बात है। अच्छा, अब अगले प्रकार पर आते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं शायद। हाँ, बिल्कुल सही, मानसूनी वन, क्योंकि ये उन इलाकों में मिलते हैं जहां मौसम बदलता है और बारिश मुख्य रूप से मानसून के मौसम में होती है। भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका, इन जगहों पर ये फैले हुए हैं। और यहाँ कौन से पेड़ मिलते हैं? वो सागौन वाला पेड़ यहीं मिलता है? हाँ, सागौन टीक यहीं का मुख्य पेड़ है। इसके अलावा साल, नीम, शीशम, ये सब महत्वपूर्ण कठोर लकड़ी वाले पेड़ यहीं मिलते हैं। इनकी लकड़ी फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट, घर बनाने में बहुत काम आती है। और इन्हें पर्णपाती क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक शुष्क मौसम भी आता है, जब पानी की कमी हो जाती है, तो पानी बचाने के लिए ये पेड़ उस सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अच्छा, पानी बचाने के लिए। और जानवर? जानवर भी काफी हैं यहाँ। बाघ, शेर, हाथी, लंगूर, बंदर, ये सब आमतौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आगे बढ़ते हैं समशीतोष्ण सदाबहार वनों,
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट्स की तरफ। ये कहाँ है? ये वन आपको मिलेंगे मध्य अक्षांशीय मिड लैटिट्यूडनल तटीय इलाकों में, खासतौर पर महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, जैसे कि दक्षिण पूर्व यूएसए, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्व ब्राजील। और यहाँ के पेड़? यहाँ ओक, बांज, पाइन, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे पेड़ मिलते हैं। इसमें कठोर और मुलायम दोनों तरह की लकड़ी वाले पेड़ शामिल हैं। ठीक है। और फिर है समशीतोष्ण पर्णपाती वन। हाँ, जैसे जैसे हम और ऊंचे अक्षांशों की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे ये वन ज्यादा मिलते हैं। ये भी पर्णपाती हैं, मतलब सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे उत्तर पूर्वी यूएसए में, चीन में, न्यूजीलैंड, चिली और पश्चिमी यूरोप के जो तटीय इलाके हैं वहां। और यहाँ के पेड़ पौधे और जानवर क्या खास है? पेड़ तो यहाँ ओक, ऐश, बीच जैसे आम हैं। जानवरों में हिरण, लोमड़ी, भेड़िए काफी दिखते हैं और पक्षियों में फीजेंट और मुनाल जैसे पक्षी भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब एक और खास तरह की वनस्पति का जिक्र है, भूमध्य सागरीय वनस्पति, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। इसका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, ये काफी अलग है। ये आपको महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी किनारों पर मिलेगी और यहाँ की जलवायु की खासियत है गर्मियाँ गर्म और सूखी और सर्दियाँ हल्की बारिश वाली। यूपीएससी ने भी देखिए 2015 में भूमध्य सागर के आसपास के देशों पर सवाल पूछा था, तो ये इलाका भू राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। तो पौधे इस सूखी गर्मी से कैसे निपटते हैं? उन्होंने खुद को ढाल लिया है। उनकी छाल मोटी होती है, पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है। इससे वाष्पोत्सर्जन मतलब पानी का उड़ना कम होता है। अच्छा, एडेप्टेशंस हैं इनमें। बिल्कुल। और ये इलाका फलों के लिए मशहूर है, खासकर खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, संतरे, अंजीर, जैतून, अंगूर, ये सब यहाँ खूब होते हैं। इसीलिए इसे दुनिया के फलोद्यान, ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। दुनिया के फलोद्यान, ये अच्छा है। लेकिन वन्य जीव यहाँ कम होते हैं। हाँ, वन्य जीव यहाँ अपेक्षाकृत कम है। ठीक है। अब आते हैं शंकुधारी वनों पर। इन्हें टैगा भी कहते हैं ना? जी हाँ, टैगा ये एक रूसी शब्द है जिसका मतलब होता है शुद्ध या अछूता। ये वन मिलेंगे उत्तरी गोलार्ध में, काफी ऊंचे अक्षांशों पर, लगभग 50 से 70 डिग्री के बीच, और ऊंचे पहाड़ों पर भी। इनकी क्या पहचान है? यहाँ के पेड़ लंबे, सीधे, शंकु के आकार के होते हैं। पत्तियां सुई जैसी नुकीली होती हैं। ये सदाबहार होते हैं। और इनकी लकड़ी का क्या होता है? इनकी लकड़ी नरम, सॉफ्टवुड होती है। ये लुगदी बनाने के काम आती है, जिससे फिर कागज और अखबारी कागज बनता है। माचिस की तीलियां, पैकिंग के बक्से, ये सब भी इसी नरम लकड़ी से बनते हैं। कौन से पेड़ मुख्य हैं यहाँ? चीड़, पाइन, देवदार, सीडर, ये मुख्य पेड़ हैं। और जानवरों की बात करें तो सिल्वर फॉक्स, मिंक, ध्रुवीय भालू, पोलर बेयर जैसे जानवर मिलते हैं, जिनकी खाल काफी मोटी होती है ठंड से बचने के लिए। समझ गई। तो ये तो हो गए वनों के विभिन्न प्रकार। अब दूसरी मुख्य श्रेणी पर आते हैं, घासस्थल। ग्रासलैंड्स। हाँ, घासस्थल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद है वो 2013 का यूपीएससी प्रीलिम्स का सवाल? कौन सा? वो जिसमें पूछा था कि घास के मैदानों में पेड़ घास की जगह क्यों नहीं ले पाते। उसका जवाब था जलसीमाएं और आग। हाँ, याद आया। मतलब पानी की कमी और आग का डर पेड़ों को पनपने नहीं देता। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि घासस्थलों के बनने और बने रहने में पानी और आग का कितना बड़ा रोल है। तो घासस्थल भी दो तरह के हैं, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। जी हाँ, पहले उष्णकटिबंधीय घासस्थल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को देखते हैं। ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ उष्णकटिबंध तक फैले हैं, उन इलाकों में जहां बारिश मध्यम से कम होती है। यहाँ की घास कैसी होती है? यहाँ की घास काफी ऊंची हो सकती है, करीब 3 से 4 मीटर तक। अफ्रीका के जो मशहूर सवाना घासस्थल हैं वो इसी तरह के हैं। अच्छा, सवाना। और इनके अलग अलग नाम भी हैं शायद दुनिया में? हाँ, ये नाम याद रखने जरूरी हैं। पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राजील में कैंपोज और वेनेजुएला में लानोज। और जानवर? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुए जैसे बड़े जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है। और समशीतोष्ण घासस्थल, टेम्परेट ग्रासलैंड्स, ये मिलेंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में और महाद्वीपों के अंदरूनी भागों में। यहाँ घास आमतौर पर छोटी होती है लेकिन बहुत पौष्टिक होती है। यहाँ कौन से जानवर मिलते हैं? यहाँ आपको जंगली भैंसे,
वाइल्ड बफेलोज, बाइसन, एंटीलोप जैसे जानवर मिलेंगे। 2013 का एक और पीवाईक्यू था जिसने पारिस्थितिकी तंत्र उत्पादकता के क्रम पर सवाल पूछा था। उसमें घास थल भी थे। अच्छा, इनके भी अलग-अलग नाम होंगे फिर। हाँ, बिल्कुल। और ये नाम प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। पंपास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स। ठीक है, ये याद रखने होंगे। अब तीसरी श्रेणी, कंटीली झाड़ियां। थोनी बुशेस। ये तो सीधी सी बात है। ये मिलती हैं सूखे रेगिस्तानी इलाकों में जहां बारिश बहुत ही कम और गर्मी बहुत ज्यादा होती है, खासकर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर जो उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है वहां। वनस्पति बहुत कम, बिखरी हुई सी होती है। समझ गई। और आखिर में टुंड्रा वनस्पति। टंड्रा वनस्पति। टुंड्रा मतलब? ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ ठंड इतनी ज्यादा होती है कि पेड़ उगी नहीं पाते। वनस्पति का विकास बहुत ही सीमित होता है। तो फिर क्या उगता है वहां? बस काई, लाइकन्स और बहुत छोटी छोटी झाड़ियां। वो भी तब जब साल में बहुत थोड़े समय के लिए गर्मियां आती हैं। ये कहाँ है? और जानवर कैसे रहते हैं इतनी ठंड में? ये आपको यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के एकदम उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में मिलेगी। और जानवरों ने देखिए खुद को गजब का अनुकूलित किया है। उनकी फर बहुत मोटी होती है, त्वचा मोटी होती है ठंड से बचने के लिए, जैसे सील, वॉलरस, मस्क ऑक्सिन, आर्कटिक उल्लू, ध्रुवीय भालू, बर्फीली लोमड़ी। वाह, कमाल का अडेप्टेशन है। बहुत बढ़िया। तो हमने सभी मुख्य वनस्पति प्रकारों को समझ लिया और कुछ यूपीएससी सवालों के संदर्भ भी देख लिए। अब ऐसा करते हैं, अध्याय 6 के अंत में जो प्रश्न दिए हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इससे रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रश्न 1 का पहला भाग पढ़ती हूँ। वनस्पति की वृद्धि किन 2 कारकों पर अधिकतर निर्भर करती है? देखिए, मुख्य रूप से 2 ही कारक हैं। पहला तापमान और दूसरा नमी, मतलब वर्षा। वैसे इनके अलावा जमीन की ढलान कैसी है, मिट्टी कितनी मोटी है, ये भी असर डालते हैं। ठीक है। इसका आया प्राकृतिक वनस्पति की 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी हैं? ये तो हमने अभी बात की। हाँ, वही 3 वन, फॉरेस्ट्स, घास स्थल, ग्रासलैंड्स और झाड़ियां, श्रब्स। ठीक है। ट्रिपल आई, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के 2 दृढ़काष्ठ पेड़ों के नाम। जैसे रोजवुड, एबोनी, महोगनी, ये कुछ मुख्य हैं। आइवी, विश्व के किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं? ये अपने आप भारत के बड़े हिस्से में, इसके अलावा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। मानसूनी वन। वी, नींबू वंश के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं? ये उगाए जाते हैं गर्म सूखी गर्मियों और हल्की बारिश वाली सर्दियों वाली जलवायु में, मतलब भूमध्य सागरीय जलवायु। वी, आए, शंकुधारी वन के कोई 4 उपयोग। हाँ, देखिए, नरम लकड़ी होती है तो पहला तो लुगदी बनाना, जिससे कागज बनता है। दूसरा माचिस बनाना। तीसरा पैकिंग के लिए बक्से बनाना। और चौथा सामान्य इमारती लकड़ी के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। ठीक है। वी, आए, विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, सवाना टाइप वाले। बहुत अच्छे। अब प्रश्न 2 पर आते हैं। सही उत्तर चुनना है। आए, काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? रेगिस्तानी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या टुंड्रा वनस्पति में? ये तो आसान है। सी, टुंड्रा वनस्पति में। आए, कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती हैं? गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी या ठंडी ध्रुवीय जलवायु में? ये मिलेंगी बी, गर्म एवं शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। आईवी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर, बंदर, जिराफ या ऊंट? इनमें से तो ए बंदर ही होगा, जिराफ सवाना में और ऊंट रेगिस्तान में। सही। वी, स्टेपी घासस्थल कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या मध्य एशिया? स्टेपी मिलता है सी, मध्य एशिया में। दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। एक ध्रुवीय जानवर। देवदार का वृक्ष। देवदार है ए, नरम काष्ठ वाला पेड़। जैतून। जैतून हो गया एफ, एक नींबू वंश, सिट्रस का फल। हाथी। हाथी बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक जानवर। कैंपोस। कैंपोस है जी, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल। और डाउन्स। डाउन्स हो गया डी,
ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास स्थल। एकदम सही मिलान। अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न 4, कारण बताना है। पहला, ध्रुवीय प्रदेशों के जानवरों की फर एवं त्वचा मोटी क्यों होती है? सीधा सा कारण है वहां की बेहद ठंडी जलवायु से खुद को बचाने के लिए। ये मोटी फर और त्वचा गर्मी को शरीर के अंदर रोक कर रखती है। दूसरा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? ये भी हमने बात की थी पानी बचाने के लिए, यानी जल संरक्षण के लिए। सूखे मौसम में पानी कम होता है तो पत्तियां गिराकर वो पानी का नुकसान कम करते हैं। ये वनस्पति के प्रकार एवं सघनता एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि हर जगह जलवायु के कारक एक जैसे नहीं होते। तापमान, नमी यानी बारिश, ये सब जगह जगह बदलते हैं। साथ ही जमीन की ढलान, मिट्टी की मोटाई, ये भी अलग अलग होती हैं। इसी वजह से वनस्पति भी अलग अलग तरह की और अलग अलग घनत्व वाली होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो हमने अध्याय 6 के सभी अभ्यास प्रश्न भी देख लिए। तो कुल मिलाकर ये स्पष्ट है कि पृथ्वी की जो अलग अलग वनस्पतियां हैं वो तापमान, बारिश, मिट्टी, ऊंचाई जैसे कारकों से कितनी बारीकी से जुड़ी हुई हैं। हाँ, और ये समझ यूपीएससी के पर्यावरण और भूगोल दोनों के लिए ही एक बहुत जरूरी आधार है। सही कहा। चलिए जाते जाते प्रीलिम्स के लिए कुछ खास बातें, मतलब प्रीलिम्स पॉइंटर्स फटाफट दोहरा लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, भूमध्य रेखा पास भारी बारिश, घने जंगल, रोजवुड, एबोनी, महोगनी। ब्राजील वाले पृथ्वी के फेफड़े। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, मौसमी बारिश, पत्ते झड़ते हैं, साल, सागौन, नीम, शीशम, बाघ, हाथी मिलते हैं। समशीतोष्ण सदाबहार, मध्य अक्षांश तट पूर्वी किनारे पर, ओक, पाइन, यूकलिप्टस। समशीतोष्ण पर्णपाती, ऊंचे अक्षांशों में, पत्ते झड़ते हैं, ओक, ऐश, बीच, हिरण, भेड़िए। भूमध्य सागरीय, पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी किनारे, गर्म सूखी गर्मी, हल्की बरसाती सर्दी, खट्टे फल, मतलब दुनिया के फलोद्यान। शंकुधारी, टैगा, बहुत ऊंचे अक्षांश ऊंचाई पर, नरम लकड़ी, लुगदी, कागज, माचिस के लिए, चीड़, पाइन, देवदार। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, लंबी घास 3-4 मीटर, सवाना, अफ्रीका, कैंपोस, ब्राजील, लानोस, वेनेजुएला, हाथी, जेब्रा। समशीतोष्ण घास स्थल, छोटी पौष्टिक घास, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना, वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी, मध्य एशिया, डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, बाइसन। कंटीली झाड़ियां, सूखे रेगिस्तान में पश्चिमी किनारों पर, कम वनस्पति। टुंड्रा, ध्रुवीय क्षेत्रों में, बहुत ठंडा, काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां, सील, वॉलरस, ध्रुवीय भालू। हाँ, तो ये मुख्य बातें हो गई प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए क्या सोच सकते हैं? हाँ। मेंस इनसाइट्स क्या हो सकते हैं? देखिए, ये जो हमने अलग अलग आवाज समझे हैं, ये जैव विविधता संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की रणनीतियां बनाने के लिए जरूरी हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज इन वनस्पतियों और वन्य जीवों पर क्या असर डाल रहा है, ये समझने के लिए भी ये जानना जरूरी है। और संसाधनों का प्रबंधन, जैसे वनों और घासस्थलों का महत्व। बिल्कुल, संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट। और ये भी सोचना जरूरी है कि इंसानी गतिविधियां, जैसे एनसीईआरटी में कर्तन एवं दहन, स्लैश एंड बर्न कृषि का जिक्र है, या बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, वो इन नाजुक इकोसिस्टम पर क्या असर डाल रही हैं। ये सब सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ता है। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि कैसे पृथ्वी पर जीवन की इतनी सारी विविधता जलवायु और भूगोल से इतने गहरे जुड़ी हुई है। वाह, और इन कनेक्शंस को समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से जानने के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि जलवायु प्राकृतिक वनस्पति को कैसे बनाती है। क्या इसका उल्टा भी उतना ही सच है? मतलब क्या बड़े पैमाने पर इंसानी दखल, जैसे बहुत सारे जंगल काट देना या बहुत सारे पेड़ लगाना, किसी इलाके की या शायद पूरी दुनिया की जलवायु को भी उसी तरह बदल सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। अगली चर्चा तक पढ़ते रहिए और विश्लेषण करते रहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.